हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें हम एचटेट, टीजीटी, एसएसटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने लास्ट ईयर यानी 2023 का लिया है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर का जो टीजीटी एसएसटी का पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन पेपर के हम सभी जो ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के साथ चार ऑप्शन दिए जाते हैं, तो चारों ऑप्शन को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो आपकी जो रिवीजन है उसमें आपको हेल्प मिलेगी। आपका जो अभी 1 मंथ के बाद आपका टीजीटी सॉरी एचटेट का जो एग्जाम होने वाला है उसमें ये आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो ये है हमारा क्वेश्चन पेपर। ये 2023 का यानी कि लास्ट ईयर का हमारा क्वेश्चन पेपर है। और इसमें जो एसएसटी यानी सोशल स्टडी का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है यानी कि 91st क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें हमें बताना है कि जो ये गिवन पेयर है, यहाँ पर ये पेयर जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, किसे अच्छे से यहाँ पर मैच नहीं किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज दीवाने अर्श इल्तुतमिश, सेकंड दीवाने मुस्कराज अलाउद्दीन खिलजी, थर्ड दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक, और फोर्थ दिया गया है दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक। तो अगर मैं फोर्थ जो ऑप्शन है इसकी बात करूं, दीवाने खैरात, तो जो दीवाने खैरात है उसे फिरोज शाह तुगलक ने फॉर्म किया था। जो ये दीवाने खैरात है ये एक वेलफेयर डिपार्टमेंट था और इसका काम था गरीब लोगों की हेल्प करना। ये इसका मेन पर्पस था उस टाइम पे। तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करें, दीवाने कोही, तो दीवाने कोही को मोहम्मद बिन तुगलक ने फाउंड किया था। और जो दीवाने कोही था ये एक एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट था और इसका काम था जो भी एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन होता है उसमें इंक्रीज करना, यानी जो खेती में हमारा जो उत्पादन होना होता है उसको बढ़ावा देना इसका एम था। सेकंड ऑप्शन इज दीवाने मुस्तराज अलाउद्दीन खिलजी। ये ऑप्शन भी करेक्टली मैच्ड है क्योंकि दीवाने जो मुस्तराज था उसको अलाउद्दीन खिलजी ने फॉर्म किया था। और बेसिकली ये एक रिवेन्यू डिपार्टमेंट था और इसका काम था कि अ, खिलजी एम्पायर में जितने भी पेंडिंग टैक्स होते थे, यानी किसी ने अगर टैक्स पे नहीं किया है उनको फाइंड आउट करना और उनको कलेक्ट करना इसका एम था। तो फर्स्ट ऑप्शन की मैं अगर बात करूं, दीवाने अर्ज, तो जो दीवाने अर्ज था उसको इल्तुतमिश ने नहीं बलबन ने फाउंड किया था। ये बलबन द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था और ये एक आर्मी डिपार्टमेंट था। जो दीवाने अर्ज था आर्मी डिपार्टमेंट था और इसका काम क्या था, जो भी उनके एम्पायर में जो एक्सटर्नल और इंटरनल जितनी भी प्रॉब्लम्स जो होती थी उनको सॉल्व करना इसका मेन काम होता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वाज कॉल्ड सर्व सत्रांतक इन पुराण। यानी इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें चार किंग के नाम दिए गए हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग और महापद्मनंद।
तो हमें बताना है इनमें से कौन से किंग ने सर्वसत्रांतक का सॉरी कौन से किंग को पुराणों में सर्वसत्रांतक यहाँ पर कहा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो होगा महापद्मनंदा। जो महापद्मनंद था उसने नंदा डायनेस्टी की स्थापना की थी। और जो नंदा डायनेस्टी की स्थापना थी उसने 344 BCE में की थी। सर्वसत्रांतक के अलावा उसे उग्रसेन और एक राट भी कहा जाता था। ये उसने उपाधियां अपनी ली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर। तो यहाँ पर हमें दो कॉलम दिए गए हैं। इसमें हमें जो करेक्ट ऑप्शन है जिस पेयर को करेक्टली मैच किया गया है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो जो पहला पेयर है वो दिया गया है मेजरमेंट ऑफ एनआई मींस नेशनल इनकम बाय दादा भाई नौरोजी 1917 to 18. Second is establishment of CSO. CSO is Central Statistic Office, जिसकी फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है 1948। और थर्ड इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1951। और DCACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, जिसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1965 में हुई थी। तो हमें यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा करेक्टली यहाँ पर मैच है। तो देखिए जो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर दिए गए हैं इनमें से जो फोर्थ है यानी कि CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1965 में हुई थी। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। अगर मैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बाय दादा भाई नौरोजी इसकी बात करूं तो इसे 1867 टू 68 में इसे किया गया था। और उस टाइम पर जो हमारी इंडिया की जो नेशनल इनकम थी वो 340 करोड़ थी। और जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो ₹20 इन्होंने मेजर की थी। इनकी एक बुक है दादा भाई नौरोजी की, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी बुक है। इस बुक में इन्होंने बताया था कि कैसे ब्रिटिशर हमारे इंडिया से हमारी जो वेल्थ है उसको ड्रेन करके इंग्लैंड में ले जा रहे हैं। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी इन्होंने दी थी। जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ CSO है वो आपकी जो हुई थी मई 1951 में हुई थी। और जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है इसका आप सबको पता है, ये थी जो 1991 में लाई गई थी। और इसे कौन लेकर आया था? जो उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, यानी हमारे फॉर्मर PM जी, ये उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे और ये इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर आए थे। इसमें उन्होंने LPG का फॉर्मूला दिया था, L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन और G फॉर ग्लोबलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच। यहाँ पर हमें बताना है कि जो ये पेयर यहाँ पर दिए गए हैं ये इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मिन्हाज उस सिराज तबकात नासिरी, जियाउद्दीन बर्नी तारीख फिरोज शाही, आमिर खुसरो फुतूह उस सलातीन, और जो डी ऑप्शन दिया गया है बदायूनी मुंतखब उत तारिक। इनमें से हमें बताना है कौन सा पेयर बिल्कुल ठीक यहाँ पर मैच किया गया है। तो पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो जो मिन्हाज उस सिराज है
इन्होंने तबकात नासिरी बुक लिखी थी। इन्होंने इसे फारसी लैंग्वेज में लिखा था। जियाउद्दीन जो बर्नी ने तारीख फिरोज शाही, जो फिरोज शाह तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक की प्रशंसा में उन्होंने तारीख फिरोज शाही लिखी थी। जो आमिर खुसरो हैं, ये जो फुतू उस सलातीन बुक है, ये आमिर खुसरो की नहीं है, ये अब्दुल मलिक इस्लामी ने ये बुक लिखी थी। तो हमारा यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल रॉन्ग होगा, ये बिल्कुल करेक्टली मैच नहीं है। अगर मैं बदायूनी की जो मुंतखब उत तारीख इसकी बात करूँ तो इसमें उन्होंने 1590 से 1595 का इतिहास उन्होंने इसमें लिखा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और इस साइड ये फैक्टर ऑफ इनकम दिए गए हैं। हमें इन्हें करेक्टली मैच करना है। तो फर्स्ट इज लेबर, लैंड, कैपिटल और फैक्टर ऑफ इनकम दिए गए हैं, प्रॉफिट, रेंट, वेज और इंटरेस्ट, और यहाँ पर फोर्थ है एंटरप्रेन्योरशिप। तो हमें इन्हें करेक्टली मैच करना है। देखिए जब भी किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लेबर लगती है तो हमें उन्हें वेजेस देना पड़ता है। लेबर्स को क्या मिलते हैं? वेजेस मिलते हैं। अगर लैंड होती है तो लैंड से रेंट मिलता है। अगर हम किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में कैपिटल लगाते हैं तो कैपिटल से हमें क्या मिलता है? हमें इंटरेस्ट मिलता है। और जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है, जिसे स्किल भी कहा जाता है, उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें प्रॉफिट यहाँ पर मिलता है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा थर्ड, यानी कि ये जो मैचिंग है ये बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्रिटिसिज्म ऑफ डेमोक्रेसी हु सेड liberal or thin democracy is contributing to growing cynicism about politics and the paralysis of public institution। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसने डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हुए ये कहा था कि उदार या पतला लोकतंत्र राजनीति के बारे में बढ़ती संशय और सार्वजनिक संस्थानों की पंगुता में ये योगदान दे रहा है। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, बेंजामिन बार्बर, सी राइट मिल्स, बर्नार्ड क्विक और जे जे रूसो। तो हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था। तो जो ये स्टेटमेंट था, जो डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हुए स्टेटमेंट दिया गया था, ये दिया था बेंजामिन बार्बर ने। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द अपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल फाइनेंस इन इंडिया। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो रूरल एरिया होता है इंडिया का, वहाँ पर फाइनेंस के लिए कौन सी अपेक्स बॉडी काम करती है? इडबी, नाबार्ड, सिडबी और HSCARDBL में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? तो यहाँ पर जो नाबार्ड है, यानी कि नाबार्ड स्टैंड फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है। तो नाबार्ड जो है वो ग्रामीण एरिया में फाइनेंस के लिए एक अपेक्स बॉडी होती है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट की मैं बात करूं तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1982 में शिवरमन जो कमेटी थी उनकी रिकमेंडेशन पर हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question is, when there is no work to do on farms, people go to urban areas to look for jobs. This kind of unemployment is known as।
तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब गांव में लोगों के पास खेतों में काम करने के लिए कोई काम नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, अ, शहरों में नौकरी ढूंढने निकल जाते हैं। तो ये जो इस टाइप की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसे क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि किसी पर्टिकुलर सीजन में लोगों के पास काम नहीं होता है। तो ऐसे में क्या करते हैं वो किसी अल्टरनेट वर्क को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो ऐसी जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसे सीजनल कहा जाता है। जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो क्या होती है? ये ये तब आती है जब हमारी जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें कुछ एडवांसमेंट आ जाता है, यानी टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हो जाता है उसकी वजह से स्ट्रक्चरल जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो आती है। जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो क्या होती है? जब किसी ऐसे काम में बहुत सारे लोग लगे रहते हैं जिसमें उतने लोगों की जरूरत नहीं होती है, यानी किसी काम में जरूरत से ज्यादा लोगों का एंगेज्ड रहना डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। इसमें क्या होता है, हमें दिखाई तो देता है कि लोग काम कर रहे हैं, लोग तो काम कर रहे होते हैं वहां पर, लेकिन उनके जो नंबर, जितनी ज्यादा संख्या में वो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ पाता है, यानी आउटकम हमें नहीं मिलता है। तो ऐसी जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। जो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होती है ये किसी रिसेशन के दौरान आती है। मान लीजिए अगर किसी कंट्री में इकोनॉमिक रिसेशन आ जाता है तो तब वहां पर ये साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच? यहाँ पर फिर से हमें मैचिंग करनी है, सॉरी बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्टली मैच यहाँ दिया गया है। तो फर्स्ट इज अशोका निग्रोध, बी मिनेंडर नागसेना, सी कनिष्क महाकश्यप, डी हर्षा वेंसा। तो इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो जो मैं आपको बता दूं कि ये जो चारों यहाँ पर दिए गए हैं ये क्या है, ये बौद्ध भिक्षु हैं। इनका काम क्या था, ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। तो जो अशोका है वो निग्रोध से मिला था, निग्रोध से अशोका ने संवाद किया था। और जो ये निग्रोध था ये कौन था, ये एक बौद्ध भिक्षु था और उसके साथ ही जो अशोक का जो बड़ा भाई था सुशील, ये उसका बेटा भी था। तो ये जो पेयर है ये करेक्टली मैच है। सेकंड इज मिनेंडर, मिनेंडर का नागसेन के साथ संवाद हुआ था, डायलॉग हुआ था और नागसेन से इन्फ्लुएंस होकर ही मिनेंडर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये मिनेंडर था जो ये एक इंडो ग्रीक किंग था। जो थर्ड यानी कि जो बी ऑप्शन है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो सी यहाँ पर दिया है कनिष्का महाकश्यपा, इनका आपस में कोई संवाद नहीं हुआ था, यानी कि ये जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट मैच नहीं है। महाकश्यपा ने जो फर्स्ट प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी। और कनिष्क को आप जानते ही हैं, ये जो कुषाण वंश का ये एक राजा था। जो ह्वेनसांग था वो हर्षा के टाइम पीरियड पर भारत में आया था। तो इसलिए हमारे जो करेक्टली मैच पेयर है वो है ए, बी और डी। सी यहाँ पर मैच करेक्ट नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु हैड दैट the notion of sovereignty must be expunged
फ्रॉम पॉलिटिकल थ्योरी। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है कि संप्रभुता की धारणा को राजनीतिक सिद्धांत से हटा दिया जाना चाहिए। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? लिंडसे, बार्कर, H.J. लॉस्की और क्रैब। बताइए ये स्टेटमेंट किसने दी थी? ये जो स्टेटमेंट आपकी दी थी ये दी थी क्रैब ने। तो इसका राइट ऑप्शन आपका होगा 4, जो कि है क्रैब। 101 की बात करें तो इन विच कैटेगरी हैज हरियाणा बीन द SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 रिपोर्ट? इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 रिपोर्ट थी उसमें हरियाणा की कैटेगरी क्या थी, हरियाणा ने क्या स्कोर यहाँ पर किया था। तो जो ये SDG होता है ये क्या होता है? इसका मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसमें जो वर्ल्ड वाइड, अगर हम वर्ल्ड वाइड रैंकिंग की बात करते हैं, वर्ल्ड वाइड लेवल पर इसमें 17 गोल्स को इंक्लूड किया जाता है। यानी 17 गोल्स को परखने के बाद किसी कंट्री की रैंकिंग की जाती है। लेकिन इंडिया में, अगर मैं इंडियन लेवल की बात करूं तो इंडिया में ये गोल 16 है। 16 लेवल पर किसी भी स्टेट की रैंकिंग की जाती है। तो इसमें 4 रैंक होती हैं। जो फर्स्ट, जिसको 100 मार्क्स या 100 तक मार्क्स मिलते हैं उसे अचीवर बोला जाता है। जो फ्रंट रनर होता है उसको, जो 65 से 99 के बीच में जो स्कोर करता है उसे फ्रंट रनर बोला जाता है। और जो 50 टू 64 के बीच में स्कोर करता है उसे परफॉर्मर बोला जाता है। जो इसकी लास्ट कैटेगरी होती है वो होती है 0 से 49 स्कोर वालों की, जिसे एस्पिरेंट बोला जाता है। अगर हम हरियाणा की रैंकिंग की बात करें तो हरियाणा की रैंकिंग इस रिपोर्ट में फ्रंट रनर की थी। ने हरियाणा ने 65 से 99 के बीच में स्कोर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट फ्रीजेज एट वाटर फ्रीजेज एट। तो यहाँ पर हमें बताना है कि वाटर किस टेम्परेचर पर जमना शुरू करता है, जमता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 0 डिग्री, 5 डिग्री, 15 डिग्री और 100 डिग्री। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ह्यूमन एक्टिविटी इन लद्दाख इज। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो लद्दाख के लोग हैं उनकी मेजर ह्यूमन एक्टिविटी क्या है। टूरिज्म है, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है या इंडस्ट्रीज है। देखिए जो लद्दाख का एरिया है वो एक पहाड़ी एरिया है। वहाँ पर मोस्टली क्या होता है, बर्फ रहती है और पहाड़ ही पहाड़ है। तो ये तीनों एक्टिविटी वहाँ पर नहीं हो सकती। तो जो लद्दाख के लोगों का जो मेन प्रोफेशन है वो क्या है, वो टूरिज्म है। 104 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जो थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन है उसके अकॉर्डिंग जो दो स्टेटमेंट दी गई है उनमें से कौन सा सही है। तो फर्स्ट थ्योरी, यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेशन बिलीव दैट ओनली पीपल हु आर ड्रॉन फ्रॉम अ पर्टिकुलर ग्रुप कैन जेन्युइनली आर्टिकुलेट इट्स इंटरेस्ट। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत विश्वास करता है कि केवल वही लोग जो किसी विशेष समूह से आते हैं, यानी जिनका कोई एक पर्टिकुलर समूह होता है, वास्तव में उसके हितों को स्पष्ट कर सकते हैं। यानी जो, जिस समूह से कोई लोग बिलोंग करते हैं वो लोग ही उस ग्रुप की जो हित है उसको स्पष्ट कर सकते हैं, उसके बारे में क्लियरली आपको बता सकते हैं। तो जो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, मैंडेट डॉक्ट्राइन बिलीव इन पॉपुलर गाइडेंस टू दोज हु एक्सरसाइज गवर्नमेंट पावर। यानी मैंडेट सिद्धांत का, जो मैंडेट सिद्धांत है उसका विश्वास है कि सरकारी सत्ता का प्रयोग करने वालों के लिए लोकप्रिय मार्गदर्शन होना चाहिए।
तो यहाँ पर देखिए जो दोनों ही स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा, करेक्ट आंसर है आपका 4, यानी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट is the Indus Valley Civilization site Junipuran located? तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट जूनीपुरन है वो कहाँ पर है। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका होगा गुजरात। जूनीपुरन वो गुजरात में लोकेटेड है। महाराष्ट्र में कौन सी साइट है आपकी? महाराष्ट्र में है दैमाबाद। उत्तर प्रदेश में आपकी है आलमगीर। और पंजाब में है आपकी रोपड़, जिसे रूपनगर भी कहा जाता है। और जो जूनीपुरन है वो आपकी कहाँ है? वो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम गिवन टू फुल मून लाइट? बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है कि जो फुल मून लाइट होती है उसे क्या नाम दिया जाता है? अमावस्या, पूर्णिमा, बोथ बोथ आर राइट और बोथ आर रॉन्ग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका पूर्णिमा। पूर्णिमा की रात को जो है वो फुल मून नाइट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज नॉट राइट कॉम्बिनेशन? इसमें हमें यहाँ पर कुछ बुक्स और उनके ऑथर के नाम दिए गए हैं। हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज जर्मेन ग्रीव the female eunuch. Second is Simone de Beauvoir, Sexual Politics. Betty Friedan, The Feminine Mystic. और लास्ट है नाओमी वुल्फ, फायर विद फायर। तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, ये गलत है। जो सेक्सुअल पॉलिटिक्स जो बुक है वो आपकी है केट मिलेट की। केट मिलेट ने सेक्सुअल पॉलिटिक्स नामक बुक को लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज कॉल्ड लू, मानसून, ट्रेड विंड्स। ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। तो आजकल आप सभी को पता होगा जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं वो इससे अच्छी तरह से पता है उन सबको कि आजकल जो गर्म हवाएं नॉर्दर्न प्लेन में चल रही है उन्हें क्या बोला जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका लू। ये गर्मियों के मौसम में चलती है, बहुत गर्म और शुष्क यानी ड्राई होती है। 109 क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 and list 2 and select the correct answer using the codes given below। यहाँ पर दो लिस्ट हमें दी गई हैं। एक साइड जो टेम्पल्स नेम दिए गए हैं और दूसरी साइड दिया गया है कि ये कौन सी डायनेस्टी ने इन्हें बनाया था। तो फर्स्ट है बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर। जो तंजौर का बृहदेश्वर टेम्पल है वो गुप्ता डायनेस्टी। देन सेकंड इज दशावतार टेम्पल ऑफ देवगढ़, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। सी इज कैलाश टेम्पल ऑफ अलोरा, चोला डायनेस्टी। एंड डी इज कंदारिया महादेव टेम्पल ऑफ खजुराहो, दैट इज चंदेला डायनेस्टी। तो हमें इन्हें करेक्टली मैच करना है। तो जो बृहदेश्वर टेम्पल है वो आपका बना था चोला डायनेस्टी में, या इसका ऑप्शन होगा आपका थर्ड। और जो दशावतार टेम्पल ऑफ देवगढ़ है वो आपका बना था गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पीरियड पर, यानी कि इसका होगा आपका फर्स्ट। और जो कैलाश टेम्पल है वो आपका बना था राष्ट्रकूट डायनेस्टी में, इसका ऑप्शन आपका होगा 2। और जो कंदारिया महादेव मंदिर है वो चंदेला डायनेस्टी के टाइम पीरियड में बना था। तो इसके लिए जो हमारा राइट कोड दिया गया है वो है 2 1
3, 1, 2 एंड 4, 3, 1, 2 एंड 4 जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The celestial body which have their own heat and light are called planets, stars, satellites. All options are right. बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि ऐसे आसमान में दिखाई देने वाली ऐसे सेलेस्टियल बॉडी जिनकी अपनी हीट और अपनी लाइट होती है वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? प्लैनेट कहलाते हैं या स्टार्स कहलाते हैं या फिर सैटेलाइट कहलाते हैं या फिर चारों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। तो देखिए जो प्लैनेट होते हैं उनके पास ना हीट होती है ना लाइट होती है। जो सैटेलाइट होते हैं वो क्या होते हैं? वो प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं। इनकी भी अपनी कोई हीट और लाइट नहीं होती है। तो जो स्टार्स हैं इनके पास अपनी हीट भी होती है और लाइट भी होती है। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इन क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म हु सेड पैट्रियोटिज्म कैन नॉट बी आवर फाइनल स्पिरिचुअल शेल्टर माय रिफ्यूज इज ह्यूमैनिटी आई विल नॉट बाय ग्लास फॉर द प्राइस ऑफ डायमंड एंड I will never allow patriotism to trump over humanity as long as I live। यानी कि किसने नेशनलिज्म की क्रिटिसिज्म करते हुए ये कहा था कि देशभक्ति हमारा अंतिम आध्यात्मिक आश्रय नहीं हो सकता। मेरा आश्रय मानवता है। मैं हीरे की कीमत पर कांच नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं देशभक्ति को मानवता पर हावी नहीं होने दूंगा। तो ये किसकी स्टेटमेंट है? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ। किसने ये स्टेटमेंट दिया था नेशनलिज्म को क्रिटिसाइज करते हुए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर जी ने ये स्टेटमेंट का दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज हु डिस्क्राइब्ड फ्रीडम एज साइलेंस ऑफ लॉ। किसने फ्रीडम को कानूनों की चुप्पी यानी साइलेंस ऑफ लॉ के रूप में डिस्क्राइब किया था? थॉमस हॉब, इजाया बर्लिन, बर्ट्रैंड रसेल और जॉन लॉक। किसने ये कहा था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका होगा थॉमस हॉब। थॉमस हॉब ने ये स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is not an indicator of human development? इनमें से कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट का एक इंडेक्स नहीं है? PQ, LI, HDI, BSC, पर कैपिटा इनकम। जो PQLI होता है वो होता है आपका फिजिकल क्वालिटी और लाइफ इंडेक्स। तो ये डेफिनेटली आपका ह्यूमन डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर है। सेकंड है HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये भी ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स है। जो थर्ड ऑप्शन है आपका वो होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर नहीं है। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। और पर कैपिटा इनकम आप इससे अच्छे से जानते हैं, पर कैपिटा इनकम जितनी ज़्यादा होती है ह्यूमन डेवलपमेंट भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो ये भी एक ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडिकेटर होता है। 114 क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन जो होती है वो कौन सी है इनमें से? 23rd डिग्री नॉर्थ मिनट नॉर्थ, 23rd डिग्री 30 मिनट साउथ, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इनमें से कौन सी हमारी प्राइम मेरिडियन है? प्राइम मेरिडियन क्या होती है कि वो इमेजिनरी लाइन जिससे इंडिया का टाइम डिसाइड किया जाता है। इंडिया का टाइम डिसाइड हम जिससे करते हैं वो हमारी प्राइम मेरिडियन कहलाती है।
तो इसकी हम बात करें तो ये आपकी होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो सेकंड है आपका ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो 0 डिग्री होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है इक्वेटर। और इसकी हम बात करें तो ये होती है हमारी प्राइम मेरिडियन, यानी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को इंडिया का टाइम डिसाइडिंग लाइन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच planet डज नॉट हैव रिंग्स अराउंड इट। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन से प्लैनेट के चारों तरफ रिंग्स नहीं होते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और अर्थ। आपको अच्छे से पता है कि अर्थ के चारों तरफ रिंग्स नहीं पाए जाते हैं, बाकी जो तीनों प्लैनेट हैं उनके चारों तरफ रिंग्स देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फूड सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोग्राम्स इन इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पे देखिए हमारे कुछ फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स दिए गए हैं, तुम्हें उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें लगाना है। जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि TPTDS है वो यहाँ पर दिया गया है। सेकंड दिया गया है अंत्योदय अन्न योजना, सेकंड इज इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम और डी इज फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो फूड सिक्योरिटी एक्ट था जो हमारा वो आपका लाया गया था 2013 में। और जो सी ऑप्शन है इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम ये आपका लॉन्च हुआ था 2023 में। और जो ये हमारा सी ऑप्शन है इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम, इसे गरीब कल्याण अन्न योजना भी कहा जाता है, यानी कि PMGKAY ये भी इसका दूसरा नाम है। अंत्योदय अन्न योजना की हम बात करें तो इससे कहा जाता है आपका आय, और ये कब आया था आपका, ये आया था 2000 ईयर में। और जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसे लॉन्च किया गया था 1997 में। अब हमें इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे अरेंज करना है। तो फर्स्ट होगा आपका A, then is B, then D and then C. A, B, D, C. So second option is the correct answer. Next question. Which one is not written by Dr. भीमराव अंबेडकर। यहाँ पर देखिए भीमराव अंबेडकर की कुछ बुक्स का नाम दिया गया है, जैसे Annihilation of Caste, Untouchable, Who Were the Sudras and Riddles in Hinduism। तो हमें इनमें से बताना है कि कौन सी बुक है जो भीमराव अंबेडकर ने नहीं लिखी थी। तो जो अनटचेबल बुक है, जो अछूत है, वो भीमराव अंबेडकर जी ने नहीं लिखी थी, बाकी तीनों बुक उनकी लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following Pratihar rulers assumed the title of Adi Varha। यहाँ पर प्रतिहार किंग्स के नाम दिए गए हैं, नागभट्टू, मिहिरभोज, महिपाल और महेंद्रपाल। हमें बताना है कि जो आदि वर्हा का टाइटल था वो किसने लिया था। जो नागभट्ट है, नागभट्ट ये वही नागभट्ट है जिन्होंने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण इन्होंने कराया था। जो मिहिर भोज है, मिहिर भोज ने आदि वर्हा का टाइटल लिया हुआ था। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर दिया गया है। और महिपाल की हम बात करें तो महिपाल ने सिटिपाल, विनायक पाल, ये उनकी कुछ टाइटल थे। और जो महेंद्र पाल था, महेंद्र पाल को आर्यावर्त का महाराजा धीराज कहा जाता था, ये उनका टाइटल था। और जो मिहिर भोज था, मिहिर भोज को आदिवरहा कहा जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, which one ones are function power of the Security Council of UNO to investigate any dispute which might lead to international friction। तो ऐसा कोई भी विवाद की जांच करना जिससे कोई भी इंटरनेशनल फ्रिक्शन या इंटरनेशनल विवाद आपका हो सकता है। दूसरा है टू रिकमेंड द एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स, नए मेंबर्स को प्रवेश की सिफारिश करना। और थर्ड है टू ब्रिंग इश्यूज threatening the maintenance of peace and security to the attention of the United Nations organs। तो शांति और सुरक्षा के रखरखाव को खतरे में डालने वाले मुद्दों को संयुक्त राष्ट्र के अंगों के ध्यान में लाना। तो इनमें से कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, कौन सी पावर जो सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ की है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका है फोर्थ, ए एंड बी। ए और जो बी ऑप्शन है ये दोनों ही पावर यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल की है, ये उसकी पावर नहीं है। यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल की अगर मैं बात करूं तो इसका जो एस्टेब्लिश हुई थी ये हुई थी 1945 में। और इसके जो होते हैं 10 टेम्परेरी मेंबर होते हैं और 5 आपके यहाँ पर परमानेंट मेंबर यहाँ पर आपके होते हैं। जो टेम्परेरी मेंबर होते हैं उन्हें 2 इयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है। और जो 5 मेंबर्स हैं आपके वो हैं यूएसए, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस, ये उसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इनके पास आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is are issued by RBI and acts as legal tender money। यानी कि जो नीचे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं, डिमांड डिपॉजिट, कॉइन्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशन, करेंसी नोट्स ऑफ वेरियस डिनोमिनेशन एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट और 1 रुपी करेंसी नोट। इनमें से कौन सा वो करेंसी है जिसे आरबीआई इशू करता है और वो एक लीगल मनी होती है। तो ये जो डिमांड डिपॉजिट ऑप्शन है ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ये एक टाइप का पब्लिक अकाउंट होता है और इससे आप क्या कर सकते हो, बिना किसी प्रियर नोटिफिकेशन के आप अपना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। जो कॉइन्स होते हैं वो आपके जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपका उन्हें इशू करता है। और जो करेंसी नोट होते हैं ये आरबीआई इनको इशू करता है और इन्हें लीगल मनी, लीगल टेंडर मनी यहाँ पर बोला जाता है। जो 1 रुपी करेंसी नोट होता है इसे भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा इशू किया जाता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड, ओनली सी। तो आज ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। इस वीडियो का सेकंड पार्ट जल्दी ही आ जाएगा। आप वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।